हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, जो लोग ये कह रहे थे कि सर अब हमारी एज हो गई है, ओवर एज हो गए हैं, अब DTL+ भी ने एज का क्राइटेरिया PGTs में आपने देखा कि 30 अपर एज रख दी है, तो उसमें बहुत परेशान थे कि सर अब ओवर एज हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी टीचिंग जॉब्स में। तो दोस्तों, एक सुनहरा मौका यहाँ पर रेलवेज़ लेकर के आए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ निकल करके आई हैं। डिटेल्ड सेंट्रलाइज नोटिस आप देख सकते हैं, ये 24 का है वैसे नोटिस तो, लेकिन वैकेंसीज़ अब 25 में आई हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं दोस्तों, और इसमें एज भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। हम बात करेंगे आगे नोटिफिकेशन में। और दोस्तों, डेट्स देख लेते हैं। देखिए आप, ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये निकला है आपका 6/1/2025 को। ऑलरेडी फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट जो है वो 6 फेब की है 2025 में। और जो फीस आप भरेंगे वो 8 फेब तक भर देंगे। इसके बाद एक विंडो जो है इन्होंने मॉडिफिकेशंस के लिए भी रखी है बाद में। तो ये करेक्शन या मॉडिफिकेशन विंडो जो है, इसमें फ़ीस पे करके कुछ फ़ीस यहाँ पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप मॉडिफाई कर पाएंगे। सारी चीज़ अभी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, कुछ ही डिटेल्स हैं जिनको आप मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे आगे। दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ हम इंस्ट्रक्शन से बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट 109 पेजेस का है। कितने पेजेस का? 109 पेजेस दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन हम इसमें मेन मेन चीज़ें सारी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी सीरीज़ का मैं वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। आप देखो, इसमें जो क्लोजिंग डेट है वो मैंने आपको बता दिया पहले ही, वो 6 फेब है। ठीक है दोस्तों। Candidates waiting for final results of prescribed education qualification whose result will be declared after the closing date of online submission शुड नॉट अप्लाई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, जैसे बीएड अगर कर रहे हैं, मान लीजिए उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, रिज़ल्ट अवेटेड है, कोई भी क्वालिफिकेशन जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं हो रही है, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तो मेरी एलिजिबिलिटी बन जाएगी, तो आप क्लोजिंग डेट को ध्यान में रखें। जो भी रिज़ल्ट क्लोजिंग डेट के बाद, क्लोजिंग डेट क्या है? 6 फेब। ठीक है। इसके बाद कोई भी अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है। तो कोशिश मतलब ये रहनी चाहिए कि 6 फेब से पहले पहले आप अपना रिज़ल्ट निकलवा लें किसी भी तरीके से। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इनके CN नोटिस 2024 की। तो देखिए, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, है ना, ये सारी डिटेल्स बहुत केयरफुली फिल करनी पड़ेंगी। इसमें बहुत 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 केयरफुली आपको करना पड़ेगा काम, क्योंकि यहाँ पर एक अकाउंट ये आपसे क्रिएट करवाएंगे और उस अकाउंट में, ठीक है, सेम अकाउंट क्रेडेंशियल जो है आप उसको लॉगिन करते टाइम भी रखेंगे। ठीक है, जो आपने अकाउंट बनाया है बिल्कुल उसी तरीके से एक अकाउंट बनाना है। और उस अकाउंट को बनाने के बाद उसकी डिटेल्स जितनी भी हैं, पासवर्ड वगैरह, यूज़र नेम वगैरह, आपको लिख करके रख लेने हैं कहीं पर। उसी डिटेल्स से ये खुलेगा। अगर आप भूल जाते हैं इन केस और दूसरा अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों आप नहीं बना पाएंगे। आप यकीन मानिए, इसमें साफ साफ क्या रखा है कि अगर मल्टीपल फॉर्म्स आप अप्लाई करेंगे तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसा भूल करके भी ना करें। एक बारी में डिटेल्स भरें, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रखें, बार बार कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट ना हो। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि अटमोस्ट केयर, देखिए मैंने बार बार आपसे ये चीज़ बोली, जो भी आप डिटेल्स भरेंगे विल नॉट बी परमिटेड वंस अकाउंट इज़ क्रिएटेड, ये चेंज नहीं होंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये किसी भी स्टेज पर चेंज नहीं किए जा सकते। यानी कि जो मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगी ना 18 फेब तक, उसमें भी आप ये चीज़ें तो चेंज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। वन एप्लीकेशन ओनली इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिट। ठीक है, इसमें कोई भी आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, केवल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी, एक ही फॉर्म आपको भरना है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली ऑन RRB एप्लीकेशन। मोर देन वन RRB विल लीड टू द रिजेक्शन टू ऑल द एप्लीकेशंस। एक से ज़्यादा RRB में, किसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है RRB, एक से ज़्यादा में आपको अप्लाई नहीं करना, एक ही बार अप्लाई करना है। और आप नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इसमें eligibility of the candidates will be considered only on the strength of the information furnished in the online application। जो भी आप ऑनलाइन भर रहे हैं उसी को ये मान करके एलिजिबिलिटी को डिसाइड करेंगे। यानी कि आपको कोई भी
प्रिंट आउट्स वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप भर रहे हैं ऑनलाइन भरेंगे, ठीक है। तो लास्ट में जो मॉडिफिकेशन विंडो की मैंने बात की, शेल नॉट, इसमें देख लेंगे आप लोग, इसमें ईमेल क्या क्या चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं, वो बात की बात है। क्या नहीं कर सकती वो देखिएगा आप। आरआरबी जो आपने चूज़ किया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो नहीं चेंज कर पाओगे, ईमेल आईडी नहीं कर पाओगे, मोबाइल नंबर भी नहीं कर पाओगे। सर ये फॉर्म भर के दिखा देंगे क्या? एक बार मैं कोशिश करूँगा, एक बार आपको एक वीडियो फॉर्म फिलिंग का भी बना दूंगा। इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन but within the last date of modification window for the correction application by paying the modification fees। मॉडिफिकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करनी होगी, कितनी है यहाँ पर मेंशन नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स फुलफिल होने चाहिए। मैं भी डिटेल में डिस्कस करूँगा कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ रहने वाले हैं। सिटी लोकेशन की बात करें हम तो CBT विल बी डिपेंड ऑन टेक्निकल लॉजिस्टिक फिजिबिलिटी। जहाँ भी इनके सेंटर्स होंगे ये वहीं पर अपना सेंटर्स को रखेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और कैंडिडेट्स मे हैव टू ट्रेवल अदर सिटीज़। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन शुड नॉट बी। एग्जामिनेशन सेंटर आप चेंज नहीं करवा पाओगे किसी भी सर्कमस्टेंसेज में। उसके बाद देखेंगे बच्चों कि लास्ट मिनट अवॉइड रश अवॉइड करने के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म देखिए जितना जल्दी हो सके भर दें, लास्ट तारीख का वेट ना करें, ठीक है। मे बी लास्ट मोमेंट पे हैवी लोड रहेगा सर्वर पर तो ना भर पाएँ आप फॉर्म। बाकी हेल्पलाइंस और ये नंबर यहाँ गिवन है, आप इसको देख लेंगे। खैर मैं डिटेल्ड जो ये PDF है मैं शेयर कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। आगे की बात करें दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर के भी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आप क्या वो पॉइंट्स हैं, पेंड आइटम्स हैं, ये लिस्ट है पूरी, आप देख लेंगे। जो हर जगह ही ये इनवैलिड होते हैं सेम ही यहाँ पर है, मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ये सब। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे बच्चों के यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट वगैरह है, अगर कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं तो हर एग्ज़ाम में होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम। यहाँ दोस्तों देयर विल बी सिंगल स्टेज CBT फॉलोड बाय द ट्रांसलेशन टेस्ट TT, PT, परफॉर्मेंस टेस्ट और स्किल टेस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाद में ये टेस्ट होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देन मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे लास्ट में यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर CBT सिंगल स्टेज में भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेजेस भी यहाँ पर हो सकती हैं। देखते हैं कॉल लेटर्स जो है वो सिटी और डेट्स इंटीमेट कर दी जाएंगी ई कॉल लेटर्स के थ्रू। एंड ट्रैवल अथॉरिटी वेयर एवर एप्लीकेबल विल बी प्रोवाइडेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखो एक बारी में सारे सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ये अलग अलग लेवल में मल्टीपल सेशंस में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा जैसा कि CGL वगैरह में रहता है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कैंडिडेट्स आप देखेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग जो है कैंडिडेट्स की फॉर DV विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो CBT में आप स्कोर करेंगे, जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसी के बाद में, और 10 टाइम्स वैकेंसीज़ के लिए कॉल करेंगे, यानी कि अगर 10 वैकेंसी हैं तो 100 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस की, तो अभी देखते हैं यहाँ पे जो आपका कहने का मतलब CBT वगैरह होगा उसके बाद में आप देखेंगे जब आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा, स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पर आप देखें शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। स्कूल टीचर्स शैल बी 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, ये 2.5 टाइम्स होगा। 10 टाइम्स जो रहेगा दोस्तों वो अलग उसके लिए पोस्ट के लिए है, वो ट्रांसलेटर की भी यहाँ पर एक पोस्ट है उसके लिए। टीचिंग की बात करें तो ये 2.5 रहेगा, जैसे अगर एक वैकेंसी है तो उस पर लगभग 3 बच्चे 2.5 बच्चे के उसमें बुलाएंगे, यानी कि 100 वैकेंसीज के लिए 250 बच्चों को बुलाया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसका बहुत खास ध्यान रखना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है जो काफ़ी ज़्यादा है। 1/3 का मतलब हो गया कि आपने 3 क्वेश्चन किए हैं और तो आपको उसमें से एक क्वेश्चन अगर गलत है तो आपको 2 में से 1.3 मतलब 0.3 और हटा लीजिए तो 1.67 मार्क्स आपके बनते हैं 3 में से। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादातर नॉर्मली हम देखते हैं एग्ज़ाम्स में 1/4 रहती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में दोस्तों। ये चीज़ें पहले ही बोल चुके हैं कि क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाने चाहिए, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है जिस भी पोस्ट के लिए, तो ये देख लेंगे।
देखिए मैं जिस चीज़ की कह रहा था वो यहाँ पर आ गई है। कैंडिडेट्स जो हैं एक से ज़्यादा फॉर्म ना भरें किसी भी हाल में, ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, एक से ज़्यादा फॉर्म किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। सॉरी फॉर प्रॉब्लम, ये देखिएगा यहाँ पर, कैंडिडेट्स हु सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट CEN विल बी समरली रिजेक्टेड, विल बी डिबार्ड फ्रॉम द फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑल्सो। देखिए कितने बड़े, RRB के बाकी के फ्यूचर एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे दोस्तों अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं बहुत तसल्ली से, बहुत फ्री माइंड होकर के और बहुत केयर के साथ में इसको भरना है। ठीक है दोस्तों। कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम, DOB एज रिकॉर्डेड इन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में जो है आपका वो एग्जैक्ट नेम वही आपको लिखना है दोस्तों, है ना, कोई भी चेंज इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों कि जो भी आपके सिग्नेचर हैं, ठीक है, वो वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन के साथ में होने चाहिए। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। और ये हर टाइम जो भी स्टेजेस रहेंगी CBT के बाद, जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा, सब में सिग्नेचर सेम ही रहनी चाहिए, इसमें कोई चेंज ना हो, वो नॉर्मल सी बात है दोस्तों। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है कि आप जो एलिजिबल पोस्ट हैं उनके लिए प्रेफरेंस कैसे रहेगी, तो ऑप्शंस फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल ऑप्टेड शैल बी टेकन ड्यूरिंग द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आप जो पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट हैं, उनके लिए जो भी यूनिट्स हैं रेलवेज़ की, यहाँ पे 21 इनके अलग अलग कह सकते हैं यूनिट्स हैं। तो 21 अलग अलग जो इनकी यूनिट्स हैं उनमें अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको फिल कर देंगे। अभी देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि जैसे दोस्तों हम लोग मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हम लोग कॉलेजेस का एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे अब आप देखते हैं CUT का एग्ज़ाम होता है जिसमें हम प्रेफरेंस भरते हैं कॉलेजेस की, है ना, और उन प्रेफरेंस के बेसिस पे ही हमें कॉलेज मिलते हैं कि कहाँ पोस्ट खाली है, उस हिसाब से यहाँ भी आपको यही करना है। और यहाँ पर देखो, ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRB विल अलॉट पोस्ट, है ना, और या रेलवे यूनिट एज पर ऑप्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी मेरिट में नाम आ जाता है और आपने मान के चलिए 1 2 3 4 ऐसे कैंडिडेट ऐसे आपने भर दिए, वो क्या क्या आ रहे हैं मैं आपसे मतलब अभी वीडियो के मतलब इसके बाद डिस्कस करूँगा कि वो 21 जो यूनिट्स है रेलवे की वो कौन सी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट में पहले दिखाई देता हूँ आपको ये यूनिट्स, तो आप बेटर समझ पाएंगे। ये तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपकी जो यूनिट्स हैं यहाँ दी हुई हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। वेट करेंगे। देखिए ये तो आपका एग्ज़ाम का वो है क्राइटेरिया, देखिए किस तरीके का टेस्ट रहेगा। ये एक CBT का इन्होंने वो बना रखा है। ठीक है, इसमें आप 50 क्वेश्चंस पर्सनल एबिलिटी के, जनरल अवेयर्स के 15 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस के 15, मैथमेटिक्स 10 और साइंस। जनरल साइंस आएगी दोस्तों, 10 तक की साइंस रहेगी इसमें जनरल। तो ये आपका एक तो ये रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो इनके बोर्ड्स हैं 21 बोर्ड्स, ये हैं इनके RRBs की लिस्ट है दोस्तों। अब इन RRBs में जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, आप क्या करेंगे, इन RRBs को अपने सहूलियत के हिसाब से जहाँ भी आपको पोस्टिंग चाहिए उसमें प्रायोरिटी के बेसिस पर, जैसे अगर फर्स्ट मेरे को समझ के चलिए, फर्स्ट मेरे को कोलकाता चाहिए तो दिस विल बी फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी थर्ड, दिस इज़ फोर्थ, मान के चलिए 5 6, इस तरीके से मैंने यहाँ पर पोस्टिंग्स मांग ली। अगर कोई कैंडिडेट इसमें खाली 6 ही ऑप्शन भरता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए उसने भोपाल के बाद में सारे ऑप्शंस भरे ही नहीं, उसने 6 ही भरे कि भाई मेरे को तो इसी 6 में से चाहिए, तो आप ये मान के चलो कि ये अहमदाबाद के लिए एलिजिबल नहीं है, अजमेर के लिए नहीं है, बेंगलुरु के लिए, चेन्नई के लिए, कहीं गुवाहाटी के लिए भी नहीं है, जम्मू के लिए भी नहीं है, जो 6 भरी हैं केवल उसी के लिए एलिजिबल है, इनमें ये आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो बेस्ट तो यही है दोस्तों, इनका कहना ये है कि अगर आपने बाकी ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं किए हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर डिसइंटरेस्टेड इन दीज प्लेसेस, तो ये आपको नहीं दी जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे वो ये 21 के 21 सीरियल वाइज इसको भर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 21 के 21 ही भरने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था।
वापस आ जाते हैं दोस्तों कि इनका एग्ज़ाम पैटर्न और क्या रहने वाला है, जहाँ से हम बात कर रहे थे देखेंगे अभी। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान से आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की भी बात कर लें तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में दोस्तों इनके 3 स्टैंडर्ड हैं। ये तो कॉमन है सभी में, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो B1 कैटेगरी में क्या है कि जो डिस्टेंट विजन है वो ये होना चाहिए, बिना ग्लास के या ग्लास के साथ। तो ये तो सारे आपके फुलफिल हो जाते हैं, ग्लास लगा के तो करेक्शन हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। C1 कैटेगरी में अच्छा इसमें क्या है कि दोस्तों इसमें कलर विज़न के लिए टेस्ट रिक्वायर, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न, ये सारे आ जाएंगे। और जो C1 कैटेगरी है उसमें 6/12, 6/18 विद और विदाउट ग्लास, नियर विज़न में ये आ जाएंगे। उसके बाद में C2 में देखेंगे C12। तो ये कोई ख़ास वो नहीं है मेडिकल स्टैंडर्ड्स, इनमें तो आप निकल जाएंगे आराम से स्पेक्स वगैरह बना करके, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लें तो देखो एज लिमिट में दोस्तों लोअर एंड अपर एज है वो वैकेंसी टेबल के साथ ही यहाँ पर दी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इसमें दोस्तों। देखो एज लिमिट में 18 to 33 दोस्तों UR में, ठीक है। और आप देखेंगे दोस्तों कि अपर एज की इन्होंने डेट भी दे दी है, यानी कि जो कैंडिडेट 2/1/1992 को, इससे पहले वाला है वो तो एलिजिबल नहीं है, यहाँ तक एलिजिबिलिटी बनती है। यानी कि इस डेट को पैदा हुए और उसके बाद के डेट में पैदा हुए सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल है दोस्तों, ठीक है। अब ये एज ग्रुप्स जो है ये पोस्ट पैरामीटर एनेक्सर ए में जो है गिवन है उसके अकॉर्डिंग है। एनेक्सर ए में क्या है वो देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखो PGT कॉमर्स है ना, ये मेल, PGT हिंदी, इन पोस्ट में देखो यहाँ पर ये 8th पे लेवल का रहने वाला है, 8th पे कमीशन रहने वाला है ना, मैक्सिमम है। और बेसिक देखिए ये इनिशियल पे है आपकी बेसिक 47,600। इसमें मिनिमम एज देखिए यहाँ दे रखी है और मैक्सिमम देखो यहाँ दे रखी है 48। कहाँ देखो DSSB के लिए 30 है एज, है ना अपर, और यहाँ 48 है। यानी कि आप अगर 45-40 साल के भी है ना, जो आपके भैया भी हैं बड़े, वो भी भर सकते हैं, आप तो भर ही सकते हैं, बड़े भाई भी भर सकते हैं इसको। और भी जो आपके नोन हैं भाई, जो पढ़ने के जो चाहते हैं एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 48 एज काफ़ी ज़्यादा होती है यार, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज एक डिज़ायरेबल है, बाकी इसको छोड़ दो आप। डिज़ायरेबल का मतलब ये कोई एसेंशियल वो नहीं है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। कि जैसे मान लीजिए आप, मैं हिंदी का दिखाता हूँ। जैसे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ हिंदी या संस्कृत के अंदर किसी भी एक सब्जेक्ट में एट द ग्रेजुएट लेवल ऑल्सो, ठीक है। और इसमें B.Ed होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और प्रोफिशेंसी इन टीचिंग हिंदी मीडियम। तो आपने 10th तक तो हिंदी पढ़ी है तो प्रोफिशेंसी आपकी है ही। तो एलिजिबिलिटी में भी एज सच कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। मैं साइंस की बात कर लेता हूँ। साइंस का देखिए PGT पॉलिटिकल साइंस है ये, बंगाली, PGT इंग्लिश, PGT बायो देख लीजिए, यहाँ PGT बायो आ जाती है। इसमें देखिए 47,600 वही ग्रेड रहने वाला है। और ये देखो C2 क्या है, ये आपकी मेडिकल फिटनेस वाली वो है, 48 एज है, ठीक है। मेल के अंदर सोचिए 48 एज है। उसके बाद में 2 ईयर की आपकी इंटीग्रेटेड पोस्ट MSc है अगर किसी भी रीजनल कॉलेज से, NCERT इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायो वाले और बायोटेक वाले भी यहाँ पर दोस्तों एलिजिबल हैं। और दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। यानी कि ये सब किया है, उसमें से आप सब्जेक्ट देख लीजिए बॉटनी और जूलॉजी के ग्रेजुएशन लेवल पे। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री है अगर आपके पास में 50% एग्रीगेट के साथ में, ठीक है। जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायो, मॉलिकुलर, ठीक है। इन सब में से किसी में भी आपके पास में अगर मास्टर्स डिग्री है ना, तो ग्रेजुएशन लेवल तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा बॉटनी जूलॉजी तो है ही, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि B.Ed होनी चाहिए और इंग्लिश में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है दोस्तों, एज बहुत अच्छे खासे रिलैक्सड है। लेकिन हाँ, फॉर्म भरते टाइम आपको बहुत सावधानी से फॉर्म भरना पड़ेगा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया दोस्तों कि क्या एलिजिबिलिटीज़ होने वाली हैं इसके साथ में, है ना।
तो ये एनेक्सर ए है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा जब आपको डिटेल। तो आप अपनी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी को देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो उसको कमेंट सेशन में डाल देंगे जिससे मैं उसको क्लियर कर सकूँ। इसके अलावा ना दोस्तों फिर वो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन एज का वो अलग है, मतलब 48 तो जनरल है ही है। उसके बाद में अगर मान लीजिए इन कैटेगरीज में कैंडिडेट्स हैं तो उनको अलग से भी यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन है, जैसे +5 रिलैक्सेशन तो यहाँ पर है ना, 48+3 यहाँ पर है ओबीसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मतलब इसके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से भी रिलैक्सेशन गिवन है। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में देखेंगे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, तो 500 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है यूआर कैटेगरी के लिए। और इसमें बाकी अगर ST SC OBC माइनॉरिटीज़ हैं तो EWC यहाँ पर एक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। दोस्तों ये अलग है, मैं बता दूँ, ये आप EWS ना समझें, ठीक है, OBCs भी ना समझें, ये एक अलग से यहाँ पर मेंशन की हुई है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। इसमें 50,000 एनुअल इनकम से अगर किसी फैमिली की एनुअल इनकम 50,000 से कम है तो वो EBC में आएंगे दोस्तों, है ना। लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो डिटेल में भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है DM का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर किसी लोकसभा पर्सन का अगर सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ सर्टिफिकेट चल जाएगा। ये क्राइटेरियाज हैं, यहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या पहले से जो बना हुआ होगा उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा देखिए 50,000 से अगर फैमिली इनकम कम है तो वो EBC कैटेगरी में आएंगे दोस्तों, है ना। इसको कंफ्यूज ना करें EWS या OBC के साथ में, है ना। फिर यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, रिजर्वेशन हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में EWS का भी यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन है दोस्तों कि किन कैंडिडेट्स को ये EWS कैटेगरी में मानेंगे। देख लेंगे भाई, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना हो, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का कोई फ्लैट या रेजिडेंशियल फ्लैट किसी उसमें ना हो, ये सारी चीज़ें हैं। खैर वो ये चीज़ें तो नहीं देखने में आएंगी, ये तो आपका डिपेंड करता है कि आपने जो सर्टिफिकेट जो है EWS का बनवा रखा है या नहीं। किससे बनेगा सर EWS का सर्टिफिकेट? तो आपको, जिन लोगों को जो हैं कैंडिडेट्स EWS में, उनको पता होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, वो रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार रैंक का वो बना सकता है। आप देख लेंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेट्स बनेंगे। और ये कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रहे। ये एडवर्टाइजमेंट जो आया है ना आपका, इससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं कि अब एडवर्टाइजमेंट आया 6 तारीख को और आप अब बनवाने जा रहे हैं सर्टिफिकेट को, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो शायद उसको ना माने, ठीक है। तो पहले का जिनके पास है वही इसमें फिल कर पाएंगे। और फॉर्म भरते टाइम ना दोस्तों वो इस चीज़ को मांगेंगे, आपको अपलोड करना होगा। इसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ भी मेंशन की हुई हैं दोस्तों, तो डिसेबिलिटीज़ आप देख लेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है क्योंकि 109 पेजेस का है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं डिस्कस करने को। मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में लास्ट एक चीज़ और देख लेता हूँ कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो क्या रहने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। इसमें अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि हर पोस्ट के लिए सिलेबस भी दे रखा है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, एक गोल ओरिएंटेड स्टडी आप कर पाएंगे।